हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने टॉपिक कंप्लीट किया था लेखांकन की अवधारणा, लेखांकन की परंपराएं और लेखांकन के सिद्धांत। आज हम उस टॉपिक से रिलेटेड मल्टी चॉइस क्वेश्चन है वो हम करने वाले हैं। तो व्यवसायिक इकाई के निकट भविष्य में नहीं बेचने की भावना निहित होती है। यानी क्वेश्चन में कहा गया है कि ये चार हमें अवधारणा या संकल्पनाएं दी हुई है, इनमें से कौन सी संकल्पना ऐसी है जिसमें भविष्य में व्यवसाय को नहीं बेचा जाएगा, मतलब व्यवसाय शुरू होने के बाद दीर्घ अवधि तक चलता रहेगा, वो संकल्पना ढूंढनी है। तो पहली बता रहा है अस्तित्व की संकल्पना। अस्तित्व की संकल्पना क्या कहती है? ये संकल्पना कहती है कि व्यवसाय के स्वामी का अस्तित्व व्यवसाय से भिन्न होता है। तो आपको पता है समय वाले नहीं है, ये इसका ऑप्शन नहीं होगा। रूढ़िवादिता की संकल्पना। रूढ़िवादिता की संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय के जो भविष्य में होने वाले लाभ है, संभावित लाभ है, उनका लेखा मत करो, यानी व्यवसाय के लाभों को अनावश्यक रूप से बढ़ाकर मत दिखाओ, लेकिन भविष्य की हानियों के लिए क्या बना लो? समायोजन बना लो, आयोजन बना लो। ठीक है, तो ये भी नहीं हुआ। तीसरा है निरंतरता की संकल्पना। निरंतरता की संकल्पना क्या कहती है कि अगर व्यवसाय एक बार शुरू हो गया तो वह निरंतर रूप से दीर्घ अवधि तक चलता रहेगा। जब तक कोई असामान्य स्थिति या असामान्य घटना नहीं होती, व्यवसाय कभी बंद नहीं होगा या बेचा नहीं जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा है? सी। दूसरा क्वेश्चन है व्यवसाय के जीवन काल में किस संकल्पना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष में विवरण बनाए जाते हैं। यानी एक तो हमने निरंतरता की संकल्पना पढ़ी थी और उसमें मैंने बताया था कि व्यवसाय समाप्त होने पर अगर लेखा बनाएगा तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि व्यवसाय के समाप्त होने का कोई निश्चित समय ही नहीं है। तो फिर वित्तीय वर्ष में लेखा बनाने के लिए कौन सी संकल्पना है? लेखा अवधि संकल्पना। ये इसका आंसर है। लेखा अवधि संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय को एक निश्चित वर्ष के अंत में अपने व्यवसाय के लेखे बनाने चाहिए, और वो निश्चित वर्ष होता है व्यवसाय का वित्तीय वर्ष। आया समझ में? और भारत में वित्तीय वर्ष घोषित किया गया है 1 अप्रैल से अगले वर्ष 31 मार्च तक। तो ये इसका आंसर होगा। तीसरा क्वेश्चन है वित्तीय विवरणों को निर्णय में सहायक बनाने वाला प्राथमिक गुण क्या है। यानी ऐसा कौन सा गुण है जिसके कारण वित्तीय विवरणों के आधार पर सुदृढ़ निर्णय लिए जा सकते हैं। तो इसके ऑप्शन दे रखे हैं रोकड़ एवं उपार्जन आधार। रोकड़ एवं उपार्जन आधार क्या बताते हैं कि व्यवसायिक लेन देन के दो आधार होते हैं, एक तो रोकड़ आधार और एक उपार्जन आधार। यानी व्यवसाय का लेन देन अगर रोकड़ में होता है, कैश में होता है, तो जिस दिन कैश प्राप्त होता है उसी दिन अपनी आय मान लीजिए, और जिस दिन कैश से पेमेंट किया जाता है उसी दिन अपना व्यय मान लीजिए। लेकिन अगर उधार के लेन देन है तो वास्तविक लेन देन और वास्तविक रोकड़ प्राप्ति और भुगतान के समय के बीच में अंतर होता है। तो कौन सी तिथि को कौन सी डेट को हम व्यवसाय की आय माने और व्यय माने? तो इसमें कहा गया है कि जिस दिन व्यवसायी को आय प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है उस दिन उसे अपनी आय मान लेनी चाहिए, चाहे उसका भुगतान भविष्य में कभी प्राप्त हुआ हो। इसी प्रकार से व्यवसायी को अपने वे उसी दिन वे मान लेने चाहिए जिस दिन आपने उन्हें खर्च कर दिया है, चाहे उनका भुगतान भविष्य में आप कभी करो। तो ये रोकड़ और उपार्जन तो क्या करता है? निर्णय लेने में कोई महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभाता, और निभाता तो प्राथमिक भूमिका नहीं निभाता। वस्तुनिष्ठता एवं पूर्वाग्रह से मुक्ति। वस्तुनिष्ठता की अवधारणा क्या बताती है कि व्यवसाय में कोई भी लेखे लिखे जाए वह लेखे किसी प्रभावशाली व्यक्ति के प्रभाव में आकर नहीं होने चाहिए, उसमें वस्तुनिष्ठता का गुण होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता का मतलब जैसे व्यवसायिक लेन देन है उनको उसी रूप में लिखना चाहिए जिस रूप में लिखा जाना चाहिए था। उसमें पूर्वाग्रह या व्यक्तिपरकता का गुण नहीं होना चाहिए।
ये भी प्राथमिक निर्णय में महत्वपूर्ण नहीं है। विश्वसनीयता एवं तुलनात्मकता, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन का आंसर है। विश्वसनीयता यानी हमारे जो व्यवसायिक लेन देन है उनका लेखा इस प्रकार से होना चाहिए कि वो विश्वसनीय हो। और विश्वसनीय कब होंगे? जब वो निश्चित नियम, निश्चित सिद्धांत, निश्चित मान्यताओं के आधार पर बनाए जाएंगे। विश्वसनीय कब होंगे? जब उसमें किसी प्रकार की त्रुटि काट छांट नहीं होंगी। विश्वसनीय कब होंगे? जब निरंतर रूप से आप सिद्धांतों का पालन कर रहे हो, और जब आपने निश्चित नियम और सिद्धांतों का पालन किया है तो आप अपने लेखों की तुलना दूसरे वर्ष के लेखों से कर सकते हैं और दूसरी संस्थाओं के लेखों से भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्या होगा? विश्वसनीयता एवं तुलनात्मकता। चौथा क्वेश्चन, व्यवसाय द्वारा साल दर साल क्रमागत ह्रास पद्धति अपनाने का कारण क्या है? क्या है क्रमागत ह्रास पद्धति? आपको पता है व्यवसाय में अनेक प्रकार की फिक्स असेट्स होती है, और फिक्स असेट्स को रेगुलर यूज में लेने के कारण उसमें क्या होता है? डेप्रिशिएट, मूल्य ह्रास होता है, उनके मूल्य में कमी आती है। और उस मूल्य ह्रास की काउंटिंग के लिए कई मेथड है, जिसमें एक तो क्रमागत ह्रास पद्धति है और एक मुख्यतः हम काम में लेते हैं स्थायी किस्त पद्धति। ठीक है, तो हम क्रमागत ह्रास पद्धति अपनाने का कारण क्या है, कौन सी अवधारणा के कारण इसको अपनाते हैं? ठीक है, तो ये कहता है रूढ़िवादिता की संकल्पना। रूढ़िवादिता संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय के लाभों को निरंतर रूप से कम करके दिखाना चाहिए। ठीक है, ये अवधारणा इसमें काम आती है, डेप्रिसिएशन लगाते हैं। समान रूपता की अवधारणा, समान रूपता की अवधारणा क्या बताती है कि हमारे लेखांकन की नीतियां और सिद्धांत एक समान रूप से निरंतर चलता रहना चाहिए, उसमें कभी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अगर कोई परिवर्तन करना वांछनीय हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है, तो आप उस परिवर्तन की सूचना अपने लेखों में देंगे और परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ा वो भी आप बताएंगे। तीसरी कह रहा है आगम मान्यता संकल्पना। तो आगम मान्यता संकल्पना क्या कहती है कि जिस दिन आपने आय कमाई है उस दिन अपनी आय को मान लीजिए, रोकड़ चाहे कभी हो। मुद्रा मापांकन संकल्पना ये क्या कहती है कि व्यवसाय में उन्हीं लेन देन वाले का होना चाहिए जिनका मुद्रा के रूप में मूल्य हो। तो फिर कौन सा आंसर हुआ? ये कह रहा है समान रूपता की। क्यों? क्योंकि कह रहा है साल दर साल लगातार हम एक ही ह्रास पद्धति को क्यों अपनाते हैं? ताकि हमारे लेखों में समान रूपता बनी रहे। ठीक है, तो समान रूपता की संकल्पना के कारण क्या करते हैं? साल दर साल एक ही ह्रास पद्धति का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, लेखांकन किया जाता है। अब लेखांकन के बारे में हमने पढ़ा था केवल रुपयों में। रुपया क्या है? भारतीय मुद्रा। तो कह रहा है लेखांकन केवल मुद्रा के रूप में किया जाता है, केवल किलोग्राम के रूप में। क्या मैंने ऐसा बताया था आपको कि आपने 5 बोरी अनाज खरीदी तो आप लिखते हो 500 क्विंटल या 5 क्विंटल या 500 किलोग्राम अनाज खरीदा, ऐसा लिखते हो क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि लेखा हमेशा मुद्रा के रूप में होता है, मात्रा के रूप में नहीं होता। इसी प्रकार एकड़ जमीन की माप का है, इसमें लिखा नहीं होता, इन सब में नहीं होता। तो किस में होता है? केवल रुपयों में। क्यों? क्योंकि हमारी मुद्रा मापांकन की अवधारणा क्या कहती है कि व्यवसाय में केवल उन्हीं लेन देनों को लिखा जाना चाहिए जिसका मुद्रा के रूप में मूल्य हो और मुद्रा के रूप में उस मूल्य को मापा जा सकता हो। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है लेखांकन वर्ष में व्ययों के आकलन की संकल्पना है। यानी व्ययों के आकलन की हमारी संकल्पनाओं में हमें पढ़ा था, देखो कि जब व्यवसाय के जो व्यय किए हैं उन व्ययों का भुगतान उसी वर्ष की आय से किया जाना चाहिए। तो कौन सी संकल्पना थी? आय और व्यय के मिलान की संकल्पना थी। कहीं देखो ऑप्शन है क्या? ये रहा, आय और व्यय के मिलान की संकल्पना। मुद्रा मापांकन संकल्पना इसमें नहीं होगा, द्विपक्षीय संकल्पना नहीं होगा, वस्तुनिष्ठता की संकल्पना नहीं होगा। तो लेखा वर्ष में व्ययों का आकलन की संकल्पना क्या कहती है कि व्यवसाय में जिस वर्ष के व्यय हैं उस वर्ष की आय में से उन व्ययों का भुगतान होना चाहिए।
ठीक है, तो आज हमने ये क्वेश्चन पढ़े और कल इसके कुछ थोड़े से क्वेश्चन और है, वो कंप्लीट करने के बाद हम आगे टॉपिक शुरू करेंगे। तो आप वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी करें। थैंक यू।